और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। मानकपाल इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में डीआरजी को बड़ी सफलता मिली है। नक्सली एसीएम कमलेश के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। मानकपाल में कमलेश के होने की सूचना मिली थी। नक्सलियों का 27 से 3 जून तक था बंद का ऐलान। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, एक बड़ी सफलता मिली है डीआरजी को। क्या कुछ अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? क्योंकि ये जवानों के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है, क्योंकि उस इलाके में लगातार जो है एक एसीएम मेंबर कमांडर है कमलेश, जिस पर जो है 5 लाख का इनाम था, उसके जो है होने की, उसकी टीम के होने की सूचनाएं लगातार जवानों को मिल रही थी। जिसके बाद जो है सीआरपीएफ 2nd बटालियन, एसटीएफ और डीआरजी के जवान उस इलाके की सर्चिंग के लिए रवाना हुए थे। उस इलाके में लगातार सर्चिंग कर रहे थे, तो मानकापाल गांव के पास में ही जंगल में घात लगा के बैठे माओवादियों ने पहले हमला कर दिया, जिसका जो है जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। और कार्रवाई के दौरान बताया जा रहा है कि एक एसीएम मेंबर जो है उस कमलेश, उसकी मौत होने की खबर है। हालांकि जो है अधिकारी पुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी भी मौके पर जवान मौजूद है और एक आईपीएस जो अधिकारी है किरण चौहान, वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। चूंकि उस इलाके में लगातार जवानों की मौजूदगी है, इसलिए जो है अधिकारी कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन जो हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि इसमें एसीएम मेंबर जो कमलेश है वो मारा गया, जिसमें 5 लाख का इनाम। इसके साथ ही जो है काफी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई। हालांकि जो है अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जिला मुख्यालय से करीब जो है 50 किलोमीटर दूर ये इलाका है। जैसे ही जवान वापस कैंप लौटेंगे तो पूरी जानकारी मिल पाएगी। जी सत्यनारायण, ये भी देखा जा रहा है कि नक्सलियों का 27 से 30 जून तक बंद का ऐलान है और ऐसे में वो कई वारदातों को अंजाम देने के लिए देखा जाता है कि आतुर रहते हैं और ऐसे में वो कई कायराना करतूत भी कर जाते हैं। उसको लेकर लगातार सर्चिंग की जा रही है। अभी तक सर्चिंग में क्या अभी भी जारी है? हाँ, आपको बता दूं कि लगातार जो है माओवादियों ने जो बंद का ऐलान किया था, बंद के दौरान जो है हमेशा जवान आसपास इलाके की सर्चिंग करते हैं, ताकि किसी प्रकार की नक्सली जो है किसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। और हाल ही में कल जो है दंतेवाड़ा जिला जो सीमावर्ती इलाका है, सुकमा और दंतेवाड़ा का जो इलाका लगा हुआ है, वहां पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भी एक नक्सली मारा गया था। तो लगातार नक्सल मोर्चे के जवानों द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर साफ देखा जा रहा है कि आज की जो मुठभेड़ है, इस इलाके में माओवादियों को होने की सूचना मिली थी और कुछ माओवादियों के द्वारा बड़ी गड़बड़ी करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो है उस इलाके के जवान रवाना हुए थे और सर्चिंग के दौरान ये बड़ी सफलता मिली। चूंकि काफी नक्सल प्रभावित इलाका है सुकमा जिले में, कोंटा और सुकमा का जो इलाका है सीमावर्ती क्षेत्र है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उस इलाके में लगातार जो है माओवादी गतिविधियां बनी रहती है। इसीलिए जो है बंद के दौरान जवान सतर्क रहते हैं, हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं और लगातार जो है सर्चिंग अभियान चलाते रहते हैं। जी सत्यनारायण, ऐसे में देखा जाता है कि इन इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको खासा दहशत में देखा जा सकता है। ऐसे में अब क्या उनका जवानों के प्रति एक जो बोला जाए विश्वास वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, लगातार जो है सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार देखा जा रहा है कि इस इलाके में जवान उन इलाकों में कैंप खोल रहे हैं जहां माओवादियों का कभी गढ़ माना जाता था। आज वहां इलाके में जवानों का कैंप है और कैंप के साथ में जवान उस इलाके में लाइट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ग्रामीणों से तालमेल बनाने के लिए जो है हाल ही में कोबरा के जवान कल एक ग्रामीण के घर पहुंचे थे, जिसकी छत जो है टूटी हुई थी, उनको जो है प्लास्टिक झिल्ली दी गई। इसके अलावा जो है उनके शादी ब्याह में भी जवान शामिल हो रहे हैं। लगातार जो है ग्रामीणों का दिल जीतने के लिए जवान प्रयास कर रहे हैं और माओवादियों से लड़ने के साथ साथ में जवान नक्सल मोर्चे पर लगातार ग्रामीणों से समाज स्थापित कर रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जी सत्यनारायण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और धार के कोत गांव में एक महिला ने अपने 3 बच्चों को चूहे मारने वाली दवा पिलाकर खुद भी दवा पी ली। इलाज के दौरान तीनों बच्चों को मौत हो गई, जबकि मां गंभीर अवस्था में इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि महिला का पति से फोन पर विवाद हुआ और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। विवाद के बाद महिला ने 8 साल, 7 साल और 3 साल के बच्चों को चूहा मारने वाली दवा पानी में मिलाकर पिला दिया। इसके बाद महिला ने भी दवा पी ली। जैसे ही पड़ोसियों को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर बदनावर के शासकीय अस्पताल भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें रतलाम रेफर किया गया। यहाँ इलाज के दौरान 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक बच्चे और उसकी मां को रतलाम से इंदौर रेफर किया गया, जहां तीसरे बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कानून में गांव कोत की घटना है, जिसमें एक महिला ने
अपने 3 बच्चों को और स्वयं जहर दे दिया, स्वयं जहर खा लिया और इसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। महिला और एक बच्चा जो है अभी क्रिटिकल है और हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही, आगे जैसे साक्ष्य आएंगे। तो देखा जा रहा है कि महिला ने अपने 3 बच्चों को चूहे मारने वाली दवा पिला दी थी और खुद भी उसके बाद दवा पी ली थी। कोरबा से बड़ी खबर, एलआईसी ऑफिस में लगी आग। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट के पास स्थित एलआईसी ऑफिस में आग लग गई। कंप्यूटर सिस्टम के साथ अधिकारियों के चेंबर भी जले। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो कोरबा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एलआईसी ऑफिस में आग लग गई है। कलेक्ट्रेट के पास स्थित एलआईसी ऑफिस में आग लगी है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ अधिकारियों के चेंबर जले हैं। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है फायर ब्रिगेड की तरफ से। 3 गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद थी, जिसके बाद लगातार कोशिश की गई फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और उसके बाद देखा जा रहा है कि एलआईसी ऑफिस में ये जो आग लगी उसमें कंप्यूटर सिस्टम के साथ अधिकारियों के चेंबर भी जल गए। शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि शायद आग लगी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार क्यों ये आग लगी है। कलेक्ट्रेट के पास स्थित ये एलआईसी ऑफिस है जिसमें आग लगी है। तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए वहां मौके पर पहुंची थी और लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अधिकारियों के चेंबर भी इस आग में जल गए। आग काफी भयानक लगी थी और वहीं फायर ब्रिगेड ने हालांकि अब आग पर काबू पा लिया है। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की, जहां पर मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरायपुर में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। कप्तान सिंह कसाना पर आरोप लगा है। मतदान केंद्र पर हंगामा करने का आरोप लगा है उन पर। प्रशासन की टीम पहुंची मौके पर और पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कसाना का बेटा है कप्तान सिंह। जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार है कसाना। तो बता दें आपको कि सरायपुर में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। कप्तान सिंह कसाना पर आरोप लगा है। मतदान केंद्र पर हंगामा करने का आरोप लगा है। तस्वीरें सामने आई। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कसाना का बेटा है कप्तान सिंह। पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का बेटा है कप्तान सिंह। जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार है कंसाना, जिसके बाद कप्तान सिंह कंसाना का हंगामा देखने को मिला है। मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। मतदान केंद्र पर हंगामा करने का आरोप उन पर लगा है। जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार है कंसाना। ये बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर लगातार अभी नजर बनी हुई है पंचायत चुनाव को लेकर। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, देखा जा रहा है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई एक प्रत्याशी की, एक जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार की तरफ से। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? आयुषी, ये मैं आपको बताऊं, मुरैना के हुसैनपुर पंचायत है, वार्ड क्रमांक 7 है, जहां से जो पूर्व मंत्री ऐदल सिंह कंसाना है, वर्तमान में एमपी जगुरे के चेयरमैन भी हैं, उनका नाती खड़ा हुआ है परिवार में, केपी कंसाना। उसके विरोध में उनके बेटे, बड़े बेटे का वीडियो आया है सामने, जो मतदान केंद्र हुसैनपुर की जो पंचायत है
सरायपुरा पर पहुंचे और उस पर पूरा डंप करने की प्रयास कर रहे थे। मतलब एक तरफा उसके विरोध में मतदान करवाना चाह रहे थे, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी थे उन्होंने विरोध किया। उसके बाद वीडियो, जब मोबाइल से उनका वीडियो बनाने लगे तो वो पीछे की तरफ हटे और उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा। पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई, पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची है। हालांकि डंप होने से बचा लिया गया, लेकिन जिस तरह से जो रसूखदार नेता हैं और इनके पिता का बड़ा बैकग्राउंड है, वहां पर जब वो वहां पहुंचे तो उनके देखा गया कि जो चुनाव अधिकारी भी थे, जो मतदान करवाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी, वो भी शांत हो गए, क्योंकि सामने जो थे बंकू कंथाना, वो एक बड़ा नाम है इलाके में और उनके पिता भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और वर्तमान में एमपी एग्रो के चेयरमैन हैं। हालांकि जब शिकायत की गई तो मतदान तो सुचारू चालू हो गया है और वहां पर जिस तरह से डंप करने की नीयत थी, पूरे पे कब्जा करने का नीयत था, वो उसमें सफल नहीं हो पाएगी। दुष्यंत, क्या अब उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि निर्वाचन कार्य में जो भी बाधा डालने की कोशिश की जाती है उसको प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, ये अगर आयुषी बात करें तो आम लोगों के लिए तो कानून है, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए कानून सब हट जाता है। अगर कहा जाए तो कानून से वो बच जाते हैं। यही कारण है कि जब बड़े नेताओं के या उनके परियोजनों के नाम आते हैं तो वो उन पर कार्रवाई देखने को कम ही मिलती है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में पुलिस और प्रशासन ने बड़े बड़े वादे किए हैं, अब उन पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये शाम तक ही स्पष्ट हो पाएगा, जब पुलिस पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण करवा लेगी और सारे मतदान दल सुरक्षित वापस आ जाएंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए दुष्यंत आपका धन्यवाद। लोकतंत्र के महापर्व के दौरान खरगोन में मतदान को लेकर प्रेरणा देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। बैडिया में बैसाखी के सहारे 70 साल के बुजुर्ग मतदान के लिए पहुंचे। गांव के विकास और योग्य जनप्रतिनिधि के चुनाव में उन्होंने अपनी बीमारी को आड़े आने नहीं दिया। बुजुर्ग की माने तो मतदान हमारा अधिकार है और मतदान करेंगे तभी गांव की सरकार बनेगी। इस महापर्व में आप उत्साह देख सकते हैं कि विकलांग है, जिनके दोनों पैर से चलते नहीं बनता, दोनों पैर टूटे हुए हैं और वो खुद मतदान करने पहुंचे। गांव की सरकार चुनने के लेकर लोगों में कितना उत्साह है। अब वो खुद विकलांग है और विकलांग होने के बाद भी यहाँ पहुंचे हैं। अब वो उनसे हम चर्चा करेंगे। दादा, जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके किस प्रकार की दिक्कत है और फिर मतदान करने आए, क्या कहना चाहेंगे? और मुक्त तो दिक्कत नहीं छो भाई, जो भी कोई समझता हो हमारे कराड़ जो आटिर कुटिर मकान न कर हमारा बनता नहीं है। अच्छा, इना काम भी कराड़ो। अच्छा, नहीं, जैसे आप मतदान देने यहाँ पहुँचे हैं और जबकि आपके पैर दोनों टूटे हुए हैं, उसके बाद भी मतदान देने पहुँचे, तो क्या मानते हैं ये अधिकार है? आप क्या कहते हैं? अधिकार छे। अच्छा, वोट देना जरूरी छे, सरकार बनाने जो लगा वोट दे। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही, बुजुर्ग का स्पष्ट कहना है कि गांव की सरकार बनाना है, वोट देना जरूरी है, ये लोकतंत्र का अधिकार है, इसलिए वो पहुंचे हैं। भले ही वो बैसाखी के सहारे पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने पहुंचकर यहाँ मतदान किया है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। और टीकमगढ़ के 2 ब्लॉकों में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। सुबह से मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पूरे जिले में पलेरा और टीकमगढ़ 2 ब्लॉकों में मतदान जारी है। 151 ग्राम पंचायतों में सुबह से मतदान चल रहा है। पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण शुरू हो गया है और सुबह से यहाँ पे पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। टीकमगढ़ के पलेरा और टीकमगढ़ ब्लॉक के 151 ग्राम पंचायतों पर आज मतदान चल रहा है। सुबह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग वोटिंग के लिए पहुँच रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस बार गाँव की सरकार चुनने जा रहे हैं, किस तरीके से आप, क्यों सर आप वोट डालने आए हैं? हाँ जी, मैं वोट डालने आया हूँ। अच्छा, गांव की सरकार चुनेगी आप? अब सब हम पर्सनल तो नहीं, सब, हाँ जी, सभी चुन रहे हैं ना, बाकी सबका साथ है। तो जिन लोग सुबह से मतदान करने के लिए आए हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। पूरे टीकमगढ़ और पलेरा ब्लॉक में 3 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सुरक्षा के भी पोलिंग बूथों के बाहर कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धार में भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया और लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों के सामने लाइन लगाकर खड़े दिखाई दिए। धार में दूसरे चरण में मनावर, गंधवानी, धर्मपुरी और उमरबन में मतदान जारी है। कुल 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,32,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सुबह से ही मतदान जारी है। धार में भी सुबह से ही मनावर, गंधवानी, उमरबन और धर्मपुरी 4 ब्लॉकों में मतदान जारी है। अभी हम फिलहाल खड़े हुए हैं एक मतदान केंद्र के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। मतदान को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिले के करीब 4,32,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 807 यहाँ पर जो है कुल अभी फ़िलहाल में जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी खासी है। करीब 2,000 सुरक्षाकर्मी जो है मतदान की सुरक्षा में तैनात किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें मतदान को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे कि मतदान को लेकर कैसा उत्साह है, मतदान को लेकर कैसा उत्साह है आप में? सर के रोड नहीं बन पा रहा है हमारे यहाँ, बच्चों को पढ़ने की बहुत दिक्कत आती है, बारिश में पानी आ जाता है, नंदी नाला है, बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, पानी की थोड़ी समस्या कम है। अच्छा, अब आपको वापस से वोट देने का अधिकार मिला है, वापस से गांव की सरकार चुनने का अधिकार मिला है। किस प्रकार के प्रत्याशी को आप जो है वोट देना चाहोगे, जिताना चाहोगे? वोट दे रहे हम सरपंच को दे रहे, पुरानी सरदार सिंह, जो गाँव का विकास कर सके ऐसा। हाँ, वो पुरानी सरपंच है। अच्छा, अभी तक कुछ। हमारे साथ में अन्य और दूसरे भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताओगे कि कैसा उत्साह है यहाँ पे? आप बताओ। अच्छा, क्या गांव में क्या होना चाहिए? हमारे गांव में तो रोड नहीं है, तो रोड चाहिए हमको। बरसात में चलती नहीं है गाड़ी घोड़ा, कीचड़ बहुत होता है और पानी की व्यवस्था हमारे गांव में बहुत दिक्कत है, ढोर नाती से मरती है, तो हमारा पानी और रोड का व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, पिछला जो सरपंच था उसने क्या व्यवस्थाएं नहीं की? कुछ व्यवस्था नहीं है, रोड बहुत कीचड़ होता है और बरसात में गाड़ी चलती नहीं है, कैसे चले, पैदल पैदल उतर के जाना पड़ता है। अच्छा, अब वापस से चुनाव आए हैं, किस प्रकार के प्रत्याशी को आप जिताना चाहोगे, वोट देना चाहोगे? हाँ, वोट देना चाहेंगे और जिताना चाहेंगे। मतलब जो गाँव का विकास कर सके? हाँ, विकास कर सके। अच्छा, किस प्रकार का विकास चाहते हो आप? हमको व्यवस्था चाहिए हमारे गाँव में, वोट देंगे तो व्यवस्था चाहिए। तो ये महिला मतदाता थी जो अपनी समस्याएं बता रही थी। हमारे साथ में कुछ युवा मतदाता भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वे क्या चाहती हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सोना। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? गांव में कैसा विकास होना चाहिए? हमारे गांव में रोड बनना चाहिए और पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और क्या? साफ सफाई वगैरह गाँव में है? बढ़िया नहीं है, कुछ साफ सफाई नहीं है गाँव में। अच्छा, क्या चाहते हो आप? रास्ता बनना चाहिए, रोड बहुत खड्डा है, खरंजा बनना चाहिए और पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपको वोट देने का अधिकार मिला है, किस प्रकार के उम्मीदवार को जो है वोट देना चाहेंगे आप, जो गांव का विकास कर सके? तो ये थे हमारे साथ में कुछ युवा मतदाता भी जिनसे हम बात कर रहे थे। सभी लोगों का कहना है कि ये ऐसे प्रत्याशी को वोट देकर जिताना चाहेंगे जो इनके गांव का विकास कर सके, इनके गांव में विकास हो सके। फिलहाल यहाँ पर अभी जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और जो है पूरी तरीके से व्यवस्था है, चाक चौबंद यहाँ पर पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो है वो संभाले हुए हैं। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और मुरैना से बड़ी खबर, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। मतदान केंद्र में हिंगोना खुर्द की घटना बताई जा रही है। मतदान केंद्र के बाहर एकत्रित हो रहे थे, जिसके बाद देखा गया कि उपद्रवियों को खदेड़ा गया है। मतदान केंद्र के हिंगोना खुर्द की ये घटना है, जहां पर पुलिस ने खदेड़ा है उपद्रवियों को। मुरैना से ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, देखा जा रहा है पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है, क्या कुछ अपडेट? ऐसी जिस तरह से पंचायत चुनाव चल रहा है और पहले चरण में हिंसा देखने को मुरैना में मिली थी। हालांकि चंबल में जब चुनाव होते हैं तो खासकर पंचायत चुनाव तो हिंसा देखने को मिलती है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस बल भारी मात्रा में लगा हुआ है। जब हिंगोना खुर्द गांव से एक पॉइंट आया कि वहां पर
पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ भी लग रही है और ज्यादातर युवा इकट्ठे हो रहे हैं, तो अनहोनी होने की आशंका है। इस पर जब पुलिस दल वहां पहुंचा तो देखा बड़ी मात्रा में वहां पर भीड़ लगी हुई थी मतदान केंद्र के बाहर और उपद्रवी भी वहां पर थे। तो जब पुलिस ने सूचना दी उनको जाने के लिए वो बोला तो वो लोग वहां से नहीं चिरे। इस पर पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। जब पुलिस ने घेरा तो सभी लोग भाग गए और वहां खेतों की भागे और फसल जो खड़ी हुई फसल है वहां जाके छुप गए। हालांकि पुलिस ने चेतावनी दे के आई है जो उस दायरे को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, सिर्फ मतदाता ही मतदान केंद्र पर पहुंच सकेंगे और शांतिपूर्ण मतदान कराया जाए, नहीं तो कानून ठोस कार्रवाई करेगा। दुष्यंत, अभी वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? मतदान जो लगातार लोग वहां पहुंच रहे थे और हालांकि उपद्रवियों को तो वहां से हटा दिया गया है, लेकिन स्थिति क्या अभी तक साफ हो सकी है? स्थिति अभी तक साफ है। अगर देखा जाए तो छोटी मोटी घटनाओं के अलावा अभी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। जो अगर देखा जाए तो जो रांसू पंचायत से जनपद सदस्य के लिए जो अजय गुर्जर प्रत्याशी है उन्होंने फायरिंग भी की और पुलिस ने हालांकि कुछ ही देर में उसको पकड़ लिया और गिरफ्तार किया है। उनका भी मामला दर्ज किया जा रहा है। जनपद सदस्य के प्रत्याशी भी है। वहीं हिंगोनाखुर में जिस तरह से लोग इकट्ठे होने लगे थे मतदान केंद्र के बाहर उपद्रवी, उनको पुलिस ने खदेड़ा है। छोटी मोटी घटनाओं के बाद हालांकि अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं आई है। एक मतदान केंद्र से जिस तरह से पूर्व मंत्री के बेटे का वहां पर जी दुष्यंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और जशपुर से बड़ी खबर, घर के बाहर सो रही महिला को हाथी ने कुचला। हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। हाथी ने घर को भी पहुंचाया नुकसान। वन अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। दुलदुला वन परिक्षेत्र के सबघरा की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर हाथी ने महिला को कुचल दिया है। महिला की मौत हो गई है। हाथी ने घर को भी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि वन अमला मौके पर पहुंचा। दुलदुला वन परिक्षेत्र के सबघरा की ये घटना बताई जा रही है। और चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। और तस्वीरें सामने आ रही है। पूरी सुरक्षा के साथ चौबंद किए गए हैं। जय जय जगन्नाथ से गूंज उठी है राजधानी रायपुर और भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है। रथ यात्रा को लेकर कई मान्यताएं हैं और ऐसे में अब भगवान जो है रथ यात्रा से निकल रहे हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। बलभद्र, श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा तीनों रथ यात्रा से निकलेंगे। सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने वहां पर जाकर मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती की और सोने की झाड़ू से रास्ता पुकारा। इसमें जो है वो सोने के झाड़ू से भगवान जगन्नाथ का जो रास्ता है वो पखारा जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सोने के झाड़ू से भगवान का जो रास्ता है, जिस रास्ते से भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की रथ यात्रा निकलती है, उसको सोने के झाड़ू से उसमें झाड़ू लगाया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। भगवान जो कृष्ण है, भगवान जगन्नाथ जो है वो नंदी घोष जो रथ है उसमें सवारी करते हैं। भगवान माता सुभद्रा जो है वो देवदलन में सवारी करती हैं और और भगवान बलभद्र जो है वो ताल ध्वज इसमें सवारी करते हैं। कोरोना काल के बाद में इस बार बड़ा आयोजन किया गया था। हालांकि श्रद्धालुओं से कहा गया था कि वो जो है वो खासतौर पे इसमें सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें, लेकिन तमाम भीड़ भाड़ मौजूद थी। तो आखिर में जो है वो पूरे शहर में रथ यात्रा निकाली गई और क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इसलिए खासतौर पे पूजा की गई। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
हाँ लाइव रिकॉर्डिंग कर दे ऑडियो भी और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हैं। उदयपुर